देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मदन है। ये घटना मेरे साथ काफ़ी साल पहले घटी थी, जब मैं एक ही घटना के अंदर 2 हादसों का शिकार हो गया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस वक्त मैं अपने मामा के यहाँ के लिए रवाना हुआ। जब मैं अपने मामा के घर पर पहुँच गया तब तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन वहाँ से लौटते वक्त एक भयानक हादसे ने मुझे अपना शिकार बना लिया। ये घटना 3 साल पहले की है, जब मैं बस स्टैंड से अपने गांव लौटने वाला था। जब मैं वापस अपने गांव के लिए रवाना हुआ तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं वापस अपने गांव जा सकूं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर अपने ननिहाल जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी ऐश और आराम के साथ ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन वह सब कुछ दिनों के लिए ही होता। दरअसल मेरे मामा ने मुझे काफ़ी मना किया कि आज के बजाय तुम कल चले जाना, लेकिन मैं भी वहाँ पर रुकने वाला नहीं था। दरअसल मुझे कल अपने बिजनेस के लिए किसी मीटिंग में जाना था, जिस वजह से रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। और उस वक्त मेरी गाड़ी भी थोड़ी ख़राब चल रही थी, जिस वजह से मुझे बस पकड़नी थी। मगर मुझे बस का सफ़र उतना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है और उसके साथ ही कभी बस निकल जाती है तो लफड़ा हो जाता है। और रात के होने से पहले ही मैं अपने ननिहाल के बस स्टैंड पर पहुंच गया। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपना फ़ोन तो मामा के घर पर ही छोड़ दिया, जिस वजह से मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर मेरा काफ़ी ज़्यादा काम भी चलता था और उसके साथ ही साथ मेरे साथ सारे सहकर्मियों के नंबर भी थे, जिस वजह से मैं वापस वहाँ के लिए रवाना होने लगा। क्योंकि मैंने किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया तो किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, जिस वजह से मुझे जाना ही पड़ा। और वह रास्ता भी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था, जिस वजह से मुझे टाइम तो लगने ही वाला था और उसके साथ साथ शायद आज मेरी बस भी निकल सकती थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए मैं अपने पाँव को जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए चलने लगा। फिर मैं अपने मामा के घर पर पहुंचा और जल्दी से मैंने फ़ोन उठाया और वापस निकलने लगा। तभी मेरे मामा ने बताया कि वह बस निकल चुकी है, यानी कि मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मामा ने मुझे बताया कि हमारे गाँव में एक और बस गुजरती है, जो यहाँ की सबसे अंतिम बस है। वह रात के लगभग 9 बजे का सफ़र तय करती है। फिर क्या था, मुझे आज किसी भी तरह अपने ननिहाल से निकलना था। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से निकलना तो था ही। फिर मैं वापस से गांव के उस बस स्टैंड पर पहुंच गया और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैं वहीं की एक सीट पर बैठकर अब बस के आने का इंतज़ार करने लगा। जब मैंने अपने फ़ोन में समय देखा तो इस समय शाम के लगभग 8 बज रहे थे और तभी मुझे सफ़ेद कलर की एक बस आती हुई नज़र आने लगी। दरअसल वहाँ का बस स्टैंड एक ऐसी सुनसान जगह में पड़ता था जहाँ पर चारों तरफ आज मैंने तो केवल खामोशी और सन्नाटे के अलावा सिर्फ अंधेरा ही देखा था। दरअसल मुझे यहाँ पर आए लगभग आधा घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर किसी भी शख्स को नहीं देखा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद किसी को सफ़र नहीं करना होगा, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर मैंने इन सब बातों को अनसुना करते हुए बस की ओर ध्यान देने लगा। फिर समय रहते ही वहाँ पर बस भी पहुँच गई। फिर मैं बस के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरे अलावा उस बस के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि मेरे अलावा इस बस के अंदर कोई और मौजूद ही नहीं था। जो बस हमेशा यहाँ का सफ़र तय करती थी, उसके अंदर सिर्फ एक ही यात्री का होना मुझे ये बात हजम नहीं हुई, जिस वजह से मैं कंडक्टर के पास जाने लगा। लेकिन बस अचानक से एक शोर का झटका मारने लगी, जिस वजह से मैं सामने की तरफ गिर पड़ा। मेरे मुंह पर थोड़ी कमाल की चोट लग गई, जिस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए एकदम शांत सीट पर बैठा रहा। कुछ देर के लिए मैंने एक शांति बना ली थी, लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैं वापस उठा और कंडक्टर के पास जाने लगा। लेकिन अब मेरा मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, मगर उस बस के अंदर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ ऐसा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था।
लेकिन मैं किसी तरह अभी भी उस बस के अंदर सफ़र कर रहा था। हालांकि मुझे अब भी थोड़ा थोड़ा यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इस एसी बस में मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार एक ऐसी बस को देखा था जिसके अंदर सरकारी रोड चलता था और उसके बावजूद भी यह बस केवल एक सवारी को लेकर गुजर रही थी। फिर मैंने एक लंबी सांस लेते हुए इस बात को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे तो अपने लक्ष्य तक यानी कि सिर्फ अपने गांव तक पहुंचना था। लेकिन बार बार मुझे यही मन कर रहा था कि एक बार कंडक्टर से पूछ ही लूँ कि आखिर इस बस के अंदर एक ही यात्री क्यों बचा है। फिर वह कंडक्टर पिछली सीट पर आकर बैठ गया। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र उसके उल्टे पैरों पर पड़ी तो मेरी सांसें उखड़ने लगी और मैं तो एकदम डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि भूत प्रेत या फिर कोई भी शैतान जो हमें कुछ अलग सा महसूस हो उसके पैर हमेशा ही उल्टे नजर आते हैं। और मुझे भी यह समझते ज़्यादा समय नहीं लगा कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि डरावनी दुनिया का एक ऐसा शख्स है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। सच बताऊं तो उस वक्त मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था इस बस में सफ़र करने के अलावा, क्योंकि अगर मैं इस स्पीड से दौड़ रही बस से नीचे कूद गया तो मेरी हड्डी पसली टूट जाने में भी कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि बस की स्पीड काफ़ी तेज होने के साथ साथ वह जंगल के अंदर से भी चल रही थी। अब मैं बुरी तरह से पसीने से भीग चुका था। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस बस में कैसे बैठ गया और आखिर इस बस का ऐसा कौन सा रहस्य है जिस वजह से यह काली शक्तियाँ इस बस के अंदर सफ़र करती हैं। मैं इसी बात को सोचते हुए कोई बहाना निकालने की अब कोशिश करने लगा, क्योंकि अब मुझे कोई बहाना निकालकर इस बस से नीचे उतरना था। फिर मैंने कंडक्टर से कहा, अरे भाई साहब ज़रा बस रोकिए, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया हो। मैं बार बार चिल्लाता रहा और बोलता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी पलटकर देखा तक नहीं, जिस वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी ताकत थी जो मुझे सिर्फ इशारों से ख़त्म कर सकती थी। इसलिए मैंने गुस्सा दिखाना ठीक नहीं समझा और फिर मैं बस के दरवाजे के पास पहुंच गया। और जब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे पास यही रास्ता बचा है तो मैं जल्दी से उस बस से नीचे कूद गया। नीचे कूदने की वजह से मेरे शरीर पर मुझे काफ़ी जख्म लगने का आभास हुआ। मैं उस बस से बच गया, मगर जब मैंने चारों तरफ का नज़ारा देखा तो मैं अंदर तक हिल चुका था, क्योंकि मैंने देखा कि अब मैं एक कब्रिस्तान के बिल्कुल पास खड़ा था, जहाँ पर चारों तरफ जंगल ही दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि मैं कभी भी इस रास्ते से अपने घर नहीं लौटा। फिर ये कौन सा रास्ता था, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे एक ऑटो रिक्शा गुजरती हुई दिखाई दी। तभी मुझे लगा कि शायद मेरी जान बचाने का यह मेरे पास आखिरी मौका है, और फिर तभी मैं जल्दी से भागता हुआ उस कच्ची सड़क के ऊपर पहुंच गया था ताकि मैं मदद ले सकूं। फिर मैं उस ऑटो का इंतज़ार करने लगा जो अभी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था, और फिर वह ऑटो मेरे करीब पहुँच गई और मैंने उसे किसी तरह रुकवा लिया। फिर मैं उस ऑटो के अंदर बैठ गया, और अभी मैं उस ऑटो के अंदर बैठा ही था कि अचानक से मेरी नज़र पीछे बैठी हुई कुछ महिलाओं पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि पीछे की तरफ 3 महिलाएं बैठी हुई थीं, जो सच में हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि पीछे की तरफ इतनी जगह नज़र ही नहीं आई। फिर मुझे ज़ोर ज़ोर से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर जब मैं अपने बगल में पलटा तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे बगल में बैठी हुई थी, लेकिन यह औरत मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। दरअसल ये इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी मानो ये अभी अभी कोई लंबी दौड़ लगाकर इस ऑटो में बैठी हो। कुछ देर पहले तो जब मैं इस ऑटो में बैठा था तो वह औरत मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई थी, और फिर अचानक से उसका यहाँ पर आना कोई सामान्य बात नहीं थी। अब मेरा अंदर ही अंदर जी घुटने लगा। पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। पहले उस भयानक बस का माहौल और अब इस ऑटो का अलग सा एहसास। पता नहीं क्यों मगर मुझे इस ऑटो के अंदर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी मुझे पीछे की तरफ से काफ़ी लाइट दिखाई पड़ने लगी।
दरअसल वह रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि सामने की सड़क का नज़ारा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने नज़र आने लगा था। और फिर जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मुझे वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नज़र ही नहीं आई। और फिर जब मैं वापस सामने पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि मुझे मेरे बिल्कुल बगल वाली सीट पर ना ही तो कोई औरत नज़र आ रही थी और ना ही पीछे की तरफ मुझे कोई और इंसान दिखाई पड़ रहा था। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और तभी उस ऑटो ड्राइवर ने अपना सर एकदम से पीछे की तरफ घुमा दिया। यह देखकर मैं तो और भी ज़्यादा खौफ में डूब चुका था। अब मैंने उसका डरावना और दिल दहला देने वाला खतरनाक चेहरा देखा, जो चेहरा पूरे तरीके से सड़ा हुआ था। उसका चेहरा दिखने में मेरी मौत प्रतीत हो रही थी और अब मैं क्या करता, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर मैं जल्दी से जल्दी भागती हुई ऑटो से नीचे कूद गया, जिस वजह से मेरे शरीर पर एक बार फिर चोट लगने का आभास हुआ। अब मुझे ऐसा पता होता कि इन जगहों पर सिर्फ प्रेत ही ड्राइविंग करते हैं तो मैं कभी भी यहाँ पर सफ़र ही नहीं करता, क्योंकि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने भयानक डरावने दृश्य देखे थे। मैं जानता था कि अगर अब मैंने कहीं पर भी और लिफ्ट मांगी तो मुझे कहीं ना कहीं भूत से सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से मेरा गांव लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था, जिस वजह से मुझे कुछ ना कुछ करके गांव तो पहुँचना ही था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर लिफ्ट मांग लेता हूँ, लेकिन जब मुझे पिछले दिल दहला देने वाले दृश्य याद आए तो मैं पैदल ही जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगा। लेकिन अभी भी मेरे घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से मुश्किल होने वाली थी। तभी मैंने सुना कि मेरे पीछे ऑटो की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब मैं तो एक पल के लिए दंग रह गया और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि यह तो वह ऑटो नहीं थी जो मुझे पहले मिली थी, लेकिन मैं इससे दूर रहना चाहता था। फिर मैं जल्दी से भागता हुआ उस ऑटो से दूर, यानी वहीं पर बने एक पेड़ के नीचे मैं जाकर छुप गया, क्योंकि अब मुझे इन साधनों से डर लगने लगा था। अभी मैं उस पेड़ के नीचे बैठा ही था कि अचानक मुझे वह ऑटो वहां से गुजरती हुई नजर आई, लेकिन यह तो बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी। फिर बाद में मैं पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हुआ। फिर लगभग 1 घंटे चलने के बाद मैं अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचकर मैंने घर वालों को सारी घटना बताई, लेकिन किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन ये मैं ही जानता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन एक बात जो आज भी मुझे समझ में नहीं आई कि उन दोनों साधनों से नीचे कूदने के बाद उन्होंने मेरा पीछा क्यों नहीं किया, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं की, और आखिर उस सफ़ेद कलर की बस का क्या रहस्य था, और वह ऑटो ड्राइवर कौन था। उसके अंदर बैठी हुई उन महिलाओं का राज भी मैं आज तक जान नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, उस दिन मैं अपनी जान बचाने में सफल रहा और बाद में मैं कभी भी रात में वहां से सफ़र नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।